मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूं उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं, जिसे लिखा है एन पार्थ सारथी ने और जिसका हिंदी अनुवाद किया है आर विली नाथन ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के भाग 7 तक का वाचन कर चुका हूं, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के भाग 8 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। माधवी की विनती मानकर मुत्तु कुमरन ने उसके बारे में गोपाल से कुछ पूछा नहीं। पहले तो उसने मन में ठान लिया था कि गोपाल को आड़े हाथों ले और कह दे कि माधवी के हाथों खाना परोसवाना और जूठे बर्तन उठवाना मुझे कतई पसंद नहीं। पर माधवी की मिन्नतों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मेरा तो उनसे बहुत दिनों का परिचय है, आप तो अभी नए नए आए हैं। आप उनके लाख लंगोटिया यार ही क्यों न हो, मेरे साथ उनके बर्ताव का आप खंडन करने जाएंगे तो न जाने क्या फल निकलेगा। तो वह ख्याल छोड़ दीजिए। मुत्तु कुमरन माधवी की इन बातों का आशय समझते हुए इस निर्णय पर पहुंचा कि माधवी के खाना परोसने और जूठे बर्तन उठाने की बात की तह में जाने से माधवी के जीवन में खलल पड़ेगा। अतः अपने इन विचारों से उसने अपना हाथ खींच लिया। इसके अलावा अब वह धीरे धीरे गोपाल को समझ पा रहा था। मद्रास आने पर पहले दिन की मुलाकात में उसने गोपाल को उदार मना पाया था, पर वह निर्णय अब गलत निकल रहा था। बाहर से देखने पर गोपाल दरिया दिल लगता था, पर अंदर से तो दिल का खोटा, कपटी और घमंडी दिख पड़ रहा था। मद्रास जैसे बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को बाहर से आने वाले औसत दर्जे का आदमी प्रथम दर्शन में उदार चेता पाता है, पर देखते देखते उसकी धारणा मिथ्या हो जाती है। उनके सौहार्द, करुणा और प्रेम के मूल में जो कारण छिपे हैं, जब उनका पता लगता है तो अपने अनुमान और निर्णय पर उसे पछताना पड़ता है। गोपाल के बारे में अब मुत्तु कुमरन की यही दशा हो गई। यद्यपि शहर के अभिजात समाज की सड़कें सुंदर और सजी हुई दिखाई दे रही थी, फिर भी उन सड़कों में और उन सड़कों पर स्थित घरों में कुशल अवसरवादी, हिंसक पशु जैसे क्रूर व्यक्ति, असहाय और इंसाफ चाहने वाले नेक चलन लोग भी विवेकहीन दृष्टि और विषम बल लेकर आपस में निरंतर लड़ते भिड़ते से उसे नजर आए। चिंता तीरे सेझे में अंगप्पन की चित्रशाला से दृश्यबंध वगैरह चुनकर लौटने के बाद से गोपाल से हिलने मिलने और बातचीत से दूर रहने का एक सुअवसर स्वयं मुत्तु कुमरन के हाथ लगा। दूसरे ही दिन किसी फिल्म के वाह दृश्यांकन के सिलसिले में गोपाल को वायुयान से अपनी मंडली के साथ कश्मीर के लिए रवाना होना पड़ा। जाते वह मुत्तु कुमरन और माधवी से कह गया कि मुझे लौटने में 2 हफ्ते लगेंगे, उसके पहले नाटक पूरा हो जाए और रिहर्सल के लिए तैयार रखा जाए तो अच्छा हो। अतः मुत्तु कुमरन समुद्र तट या कहीं बाहर जाना छोड़कर नाटक का आलेख पूरा करने में पूरी तरह से जुट गया। माधवी भी उसकी पांडुलिपि की टंकित प्रति निकालने में अधिक ध्यान देने लगी। उन दिनों में मुत्तु कुमरन काफी रात गए जाग जाग कर भी नाटक लिखता रहा। वह रात को जो कुछ लिखता उसे भी माधवी दिन में ही टाइप करती, अतः उसका काम दुहरा हो गया। इस तरह 10-12 दिन न जाने कैसे बीत गए। कश्मीर जाने के 12वें दिन गोपाल के पास से मुत्तु कुमरन के नाम पत्र आया, जिसमें उसने पूछा था कि नाटक की प्रगति कहाँ तक हुई है। उस दिन मुत्तु कुमरन नाटक के अंतिम चरण में था। इस दृश्य में एक सामूहिक गान का आयोजन था। दूसरे दिन सवेरे जहां तक मुत्तु कुमरन का संबंध है, नाटक पूरा तैयार हो गया था। सिर्फ माधवी का टाइप करना भर बाकी रह गया था। वह भी इतना ही कि सवेरे बैठती तो दोपहर तक पूरा हो जाता। टाइप करने के लिए जब माधवी आई, तब मुत्तु कुमरन बाल बनवाने के लिए
सैलून जाने के उपक्रम में था। मद्रास आने के 1 महीने पहले से ही उसके बाल बढ़े हुए थे, इसलिए उस दिन उस काम से निवृत्त होने को उसने ठान लिया था। जाते हुए वह माधवी से कह गया कि मेरे वापस आने तक तुम्हारे लिए टाइप करने का काम पड़ा है। तुम्हारे टाइप करने के पहले ही शायद मैं आ जाऊंगा। गोपाल के ड्राइवर ने मुत्तु कुमरन को पांडी बाजार के एक आधुनिक वातानुकूलित सैलून के सामने उतारा। अंदर जाने पर मुत्तु कुमरन को थोड़ी देर के लिए बाहरी बैठक में इंतजार करना पड़ा। वहां तमिल के दैनिक साप्ताहिक मासिक और फिल्मी दुनिया की पत्र पत्रिकाओं के अंबार लगे थे। एक छोटा मोटा वाचनालय ही था। ऊपर दीवार के चारों ओर युवतियों के मनमोहक बाथरूम पोज वाले कैलेंडर लगे थे। न नहाते हुए भी बहुत ही थोड़े लिबास में कुछ लड़कियों की तस्वीरें ऐसी बनी थी कि देखकर नहाने वालियां भी लजा जाएं। कैलेंडर बनाने वालों का शायद यह विचार रहा हो कि सारी दुनिया की लड़कियों को या तो नहाने के सिवा कोई काम नहीं, या नहाना मात्र ही सार्वभौमिक स्त्री संस्कृति है। उन चित्रों को देखते देखते मुत्तु कुमरन ऊब गया था। मेज पर पड़ी रंगीन चित्रों वाली एक साप्ताहिक पत्रिका उठाकर उलटने पुलटने लगा। बाहर के कवर चित्र से लेकर धारावाही उपन्यास और लघु कथाओं के चित्रों में भी स्त्रियां नहा ही रही थीं। अच्छा हुआ कि उसका धैर्य जवाब दे दे, इसके पहले अंदर से बुलावा आ गया। अंदर जाकर कुर्सी पर बैठा तो देखा कि अगल बगल और आमने सामने उसके चेहरे के प्रतिबिंब दसों आईनों में दिखाई देने लगे। अपने ही प्रतिबिंबों पर गर्व करने का जी हो रहा था। दो आईनों के बीच गोपाल की एक सुंदर तस्वीर फम में सजी टंगी हुई थी। नाई का उस्तरा जब सिर पर चल रहा था, तब उसकी आंखों में मीठी नींद भरने लगी। अधमुखी अधखुली आंखों से गोपाल का चित्र देखते हुए उसके मन में गोपाल के बारे में एक एक कर विचार भी उभरते चले गए। गोपाल जी से मेरा बहुत दिनों का परिचय है। नाम के वास्ते मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और नए आए हुए लोगों की तरह सवाल भी किया। सब कुछ ढोंग था, नाटक था। माधवी ने तो उसके सामने गोपाल का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था, पर गोपाल ने तो यूं तक नहीं की और छुपा भी रहा था, मानो इंटरव्यू के समय ही माधवी को देखा है। माधवी को टाइप करने के लिए भेजते हुए भी उसने बात घुमा फिरा कर कही थी कि माधवी ने इंटरव्यू में बताया था कि वह टाइप करना भी जानती है, इसीलिए उसी को नाटक टाइप करने को बुलवा भेजूंगा। गोपाल ने कभी इस बात का भान भी नहीं होने दिया कि वह पहले से ही माधवी को जानता है। मुत्तु कुमरन को विश्वास हो गया कि गोपाल उससे यह सब छुपाता रहा। उसे सैलून से लौटते हुए सुबह के 11 बज चुके थे। माधवी टाइपिंग का काम पूरा कर शुरू से टाइप किए हुए कागजों को हाथ में लेकर अशुद्धियां सुधारने में लगी हुई थी। मुत्तु कुमरन सीधे स्नानगार गया और नहा धोकर कपड़े बदल कर लौटा। माधवी उस पर दृष्टि फेर कर बोली, एकाएक आप बड़े दुबले लगने लगे हैं, शायद बाल छोटे करवा लिए हैं। गौर नहीं किया, बाल बनवाते समय मुझे बड़ी नींद आ गई, मैं सो गया। नाटक तो बहुत अच्छा बन पड़ा है, अभी तक शीर्षक नहीं दिया, क्या शीर्षक देंगे? सोचता हूं कि प्रेम एक नर्तकी का नाम रख दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से भी अच्छा है। न जाने गोपाल क्या कहेगा। वे परसों आ जाएंगे, देखें वे क्या बताते हैं। हो सकता है कि वह दूसरा कोई फड़कता सा नाम रखना चाहे। तब तक के लिए इस पांडुलिपि और टंकित लिपि में प्रेम एक नर्तकी का ही लिख रखूंगी। मुत्तु कुमरन ने हामी भरी। भोजन के बाद दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि मुत्तु कुमरन ने पूछा, आज तो नाटक लिखना पूरा हो गया, इस खुशी में हम दोनों कोई सिनेमा देखने क्यों न चले? मैटनी शो के लिए चले तो मैं साथ आऊंगी। माधवी ने हामी भरी। मुत्तु कुमरन मान गया और तुरंत चल पड़ा। दोनों एक नई तमिल फिल्म देखने गए। वह एक सामाजिक फिल्म थी। टाइटिल में उसे एक बांग्ला कहानी पर आधारित बताया गया था, जिसके लिए क्षमा याचना भी की गई थी। पटकथा, संवाद, गीत और निर्देशन का
पूरा भार एक ही व्यक्ति ने अपने पर लिया था। गोपाल की तरह प्रसिद्ध एक दूसरे अभिनेता ने उसकी भूमिका की थी। पुराने जमाने के वल्ली विवाह नाटक में वेलन अर्थात कुमार कार्तिकेय व्याध और वृद्ध के भेष में जैसे एक ही व्यक्ति आया करता था, वैसे ही सामाजिक चित्र में भी पंजाबी, पठान और मारवाड़ी के भेष में उक्त अभिनेता ने तिहरी भूमिका निभाई थी। फिल्म देखते देखते मुत्तु कुमरन ने माधवी से एक सवाल किया। सभी चित्रों में न जाने क्यों एक ही आदमी अपने को सभी विधाओं में पारंगत दर्शाना चाहता है, जबकि हर विधा में अपने को अधूरा ही साबित करता है बेचारा। तमिल सिने जगत का यह अभिशाप है जो मिटाए नहीं मिटता। यहाँ अचानक कोई डायरेक्टर अपने चित्र के लिए कहानी लिखने लगेगा। उनका उद्देश्य यह दिखाने का होता है कि उन्हें कहानी लिखना भी आता है। तारीफ करने वाले यह मानकर तारीफ करते हैं कि तारीफ करना उनका कर्तव्य है। देखने वाले इसलिए देखते हैं कि देखना उनका कर्तव्य है। समालोचना करने वाले इसलिए समालोचना करते हैं कि समालोचना करना या तारीफ का पुल बांधना उनका कर्तव्य है। रुक क्यों गई, बोलो। डायरेक्टर को कहानी लिखते देखकर अभिनेता के मन में यह धूल सवार क्यों नहीं होगी कि हम भी कोई कहानी लिखें? तो वह कोई कहानी लिख मारेगा। फिर तारीफ करने वालों और समालोचना करने वालों के कर्तव्य जोर मारेंगे तो झक मारकर सब के सब मैदान में उतरेंगे। बाद को इनकी देखा देखी स्टूडियो का लाइट बॉय भी एक दिन लव स्टोरी लिखेगा। लोकतंत्र में तो जिसको जो जी में आए करने की स्वतंत्रता है। उसकी कहानी पर फिल्म भी बनेगी। हो सकता है वह डायरेक्टर और अभिनेता की लिखी हुई कहानियों से बढ़कर कहीं ज्यादा रियल और प्रैक्टिकल भी हो। पीछे की सीट पर बैठे किसी परम रसिक महोदय को मुत्तु कुमरन और माधवी के वार्तालाप से फिल्म देखने में बाधा महसूस हुई तो वे गुस्से में बड़बड़ाने से लगे। दोनों ने बोलना बंद कर दिया। सामने पर्दे पर नायिका का स्वप्न दृश्य चल रहा था। चमाचम चमकते सुनहरे वृक्षों पर चांदी के फल लगे थे। नायिका हर पेड़ पर चढ़ती और झूलती, लेकिन किसी पेड़ की शाखा तक नहीं तोड़ती। भारी भरकम देह वाली नायिका एक बड़ा लंबा गाना भी गाती रही। वह इतना लंबा था कि सभी पेड़ों पर चढ़ने और झूलने के बाद भी कहीं जाकर समाप्त हुआ। डंगरी डुंगाले डुगरी डंगाले वाली जो पंक्ति बार बार आई, न जाने वह किस जुबान की थी। मुत्तु कुमरन ने समझ न पाने के कारण माधवी से पूछा तो वह मुत्तु कुमरन के कानों में फुसफुसाई, लगता है यह फिल्म की जुबान है, प्रेमियों की भाषा है। आप इस तरह बोलते रहेंगे तो हम फिल्म कैसे देख सकते हैं? बोलना ही है तो बाहर जाकर बोलिए। पीछे की सीट से कैची सी जुबान चली तो दोनों ने अपनी जुबान खींच ली। फिल्मों के समाप्त होने तक उनसे वहां रहा नहीं गया। बीच में ही उठकर चल पड़े। वहां से चलकर वे माउंट रोड स्थित एक पश्चिमी ढंग के वातानुकूलित होटल में नाश्ता करने के लिए घुसे। सीट पर बैठकर नाश्ते के लिए आर्डर देने के बाद मुत्तु कुमरन ने माधवी से पूछा, जब तुम भी मेरी तरह इन अधकचरी फिल्मों से नफरत करती हो तो ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में कैसे रह पा रही हो? दूसरा चारा भी क्या है? पढ़ी लिखी होने के कारण इसका बुरा भला सब कुछ समझ में आ जाता है, पर किसी दूसरे के सामने हम इसकी बुराई मुंह से नहीं निकालते। इस क्षेत्र में चापलूसी और सच्ची स्तुति के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है। सब चापलूस है, सच्ची स्तुति कुछ नहीं है। इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। अपने से जो बन पड़े उसे ईमानदारी से करना चाहिए और बाकी दूसरों पर छोड़ देना चाहिए। यह भल मनसाहत इस क्षेत्र में ढूंढे नहीं मिलती। यहाँ यही मनोभावना काम करती है कि हर कोई हर काम कर सकता है। इस भावना को उतनी आसानी से कोई उखाड़ नहीं सकता। इन सब में गोपाल कैसा है? आप पूछ रहे हैं इसलिए सतही बातें नहीं करना चाहिए। सच्ची बात ही बताओ। इस फील्ड में जब आए थे तब दिल लगाकर बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया था। अब तो दूसरों की तरह हो गए। सच्चाई विदा हो गई। कला के क्षेत्र में आत्मवेदना होनी चाहिए, माने सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत से लोग शरीर को कोई कष्ट हो ऐसा कोई काम नहीं करते। आप तो एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर कहते हैं कि आत्मवेदना होनी चाहिए। हाँ, हृदय की बात, अंदर की बात कहता हूं।
बिना आत्मवेदना के मुझसे कहानी की एक पंक्ति भी नहीं लिखी जाती। बिना आत्मवेदना के तो मैं संवाद की एक पंक्ति भी नहीं लिख पाता। हाँ, संभव है, क्योंकि कला के प्रति आपकी ऐसी श्रद्धा है जिसके लिए आप में तड़प है और आप आत्मवेदना का अनुभव करते हैं। लेकिन यहाँ कईयों को यह भी मालूम नहीं है कि आत्मवेदना किस चिड़िया का नाम है। पूछेंगे कि कितने का 1 किलो आता है। बड़े अफसोस की बात है, देखकर आश्चर्य होता है कितने नकली लोग मिलकर लाखों में रुपए कैसे पैदा करते हैं। नाश्ता आ गया। बिना कुछ बोले दोनों ने नाश्ता पूरा किया। काफी के आने में थोड़ी देर लगी। उस होटल में ऑर्डर लेने वाला कछुए की गति से आया और नाश्ता लाने वाला कछुए को पछाड़ देता था। इसलिए नाश्ता पूरा कर उठने में उन्हें 1 घंटे से अधिक का समय लग गया। लौटते हुए मुत्तु कुमरन माधवी को उसके घर पहुंचाकर लौटा। दूसरे दिन सवेरे बिना किसी पूर्व सूचना के 1 दिन पहले ही गोपाल लौट आया। आते ही नाटक के बारे में पूछकर अपनी उतावली दिखाई। कश्मीर से लौटने के दिन गोपाल कहीं बाहर नहीं गया। नाटक की एक प्रति ले जाकर अपने कमरे में बैठकर पढ़ता रहा। शाम को 6 बजे मुत्तु कुमरन को देखने आउट हाउस में आया। वहां माधवी और मुत्तु कुमरन बैठे बातें कर रहे थे। गोपाल को अचानक वहां देखकर माधवी भय भक्ति के साथ उठ खड़ी हुई। मुत्तु कुमरन को माधवी का यह भय नहीं भाया। नाटक पढ़ लिया? शीर्षक बदलना चाहिए, कोई दिलकश नाम ढूंढना चाहिए। हास्य का कोई स्कोप नहीं है, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। अरे उस्ताद, मैं कहता चला जा रहा हूं, तुम तो जवाब ही नहीं देते। इसमें जवाब देने को क्या है? तुम्हें सब कुछ जानते हो। तुम्हारा जवाब चुपता सा लगता है। दिलकश शीर्षक देने में और बीच बीच में हास्य को घुसड़ने में हमारा जिलजिल बड़ा फनकार है। सोच रहा हूं कि उसके हाथ स्क्रिप्ट देकर दुरुस्त करवाऊं। छी छी, वह किस लिए? मेरे ख्याल में जिलजिल से बढ़कर ऐसे कामों के लिए तुम्हारे पांडी बाजार के वातानुकूलित सैलून वाले हमा भी ज्यादा काबिल हैं। तुम खिल्ली उड़ा रहे हो। गोपाल, तुमने क्या समझ रखा है? यह नाटक है या कोई तमस्सुक? सिंह की दहाड़ की तरह मुत्तु कुमरन का स्वर सुनकर गोपाल स्तंभित रह गया। उसके मुख से शब्द नहीं फूटे। फूटे तो कैसे फूटे? काफी देर तक बिना कुछ कहे सुने क्रोध भरा मौन धारण किए हुए वह खड़ा रहा। मुत्तु कुमरन के मुंह से जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ी थी। उसके सामने गोपाल का क्या वश था? मुत्तु कुमरन के चेहरे पर क्रोध का तूफान बरसा देखकर माधवी भी सहम गई। जिल से बढ़कर पांडी बाजार के तुम्हारे सैलून वाला। मुत्तु कुमरन का जवाब गोपाल पर चाबुक की तरह पड़ा तो वह सकपका गया था। उसके संभलने के पहले ही मुत्तु कुमरन संभल गया और ऐसे स्वाभाविक ढंग से बोला मानो कुछ भी न हुआ हो। कल से नाटक का रिहर्सल यहीं इसी आउट हाउस में होगा। तुम भी आ जाना, मानो आदेश जारी किया हो। गोपाल चुप था। वह कुछ भी बोल नहीं पाया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के 8वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।